नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस में स्वागत है। तो आज मैं फिर आप सभी के लिए न्यूज़पेपर एनालिसिस लेकर के आया हूँ। आज के 3 न्यूज़पेपर का एनालिसिस करूँगा आप लोगों के लिए। इसमें 3 न्यूज़पेपर है, उसका नाम है राष्ट्रीय संस्करण, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण जो सिर्फ दिल्ली से प्रकाशित होता है, और जनसत्ता, और तीसरा है बिजनेस स्टैंडर्ड, हिंदी न्यूज़पेपर का, बिजनेस स्टैंडर्ड का हिंदी न्यूज़पेपर। ये तीनों जो है ये हिंदी न्यूज़पेपर जगत का, हिंदी अखबार का मानक अखबार माना जाता है, स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर माना जाता है। इसमें जो आर्टिकल आते हैं, एडिटोरियल आते हैं, पर्यावरण से संबंधित, इकोनॉमी से संबंधित, सामाजिक से संबंधित, ये क्या होते हैं आपको आईआर से संबंधित, ये सब एक यूपीएससी आईएएस और इसके अलावा जितने भी पीसीएस हैं, यूपी पीसीएस, बीपीएससी बिहार का पीसीएस, और जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम है या छोटे एग्ज़ाम है, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, इस सभी के लिए इसमें अच्छे कंटेंट्स होते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला है कि जीडीपी में, और ये जो है दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पेज नंबर 10 का है। ठीक है, पेज नंबर 10 पर जाएंगे, राष्ट्रीय संस्करण। आज में आपने अगर आपने लिया होगा तो देखेंगे कि पेज नंबर 10 पे ये एक कंटेंट है। ठीक है, जिसका नाम है जीडीपी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, इस पर ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, इसका ना सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में बोलते हैं। क्या है, जीडीपी में 25% तक योगदान दे सकती है क्या, डिजिटल इकोनॉमी। चलिए अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है इस पर। इसको मैंने इसलिए लाया है कि आपको निबंध लिखने में भी या इकोनॉमिक्स के पेपर में भी आपको काम आएगा, जीएस में निबंध लिखने में भी, कि आपको डिजिटल इकोनॉमी पर कुछ लिखना आएगा तो वहाँ भी इस तरह के पॉइंट को आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए जान लें क्या है। दिग्गज बैंकर केवी कामत ने उम्मीद जताई है कि वर्ष 2029 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डिजिटल इकोनॉमी का योगदान कितना हो जाएगा, 25% तक हो जाएगा, 25% हो जाएगा। उस समय देश की कुल अर्थव्यवस्था, भारत की कुल टोटल इकोनॉमी 7 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। ठीक है, अभी 5 ट्रिलियन डॉलर को पूरा करने की ही बात हो रही है, लेकिन उस समय तो हो जाएगा 7 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। केवी कामत नेशनल बैंक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के चेयरमैन हैं। चलिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा कि केवी कामत कौन है, या नेशनल बैंक फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के चेयरमैन कौन है, तो केवी कामत है। केवी का पूरा नाम इनका केवी कामत है। चलिए देखिए, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप ससरी निगाह से पढ़ते हुए नहीं निकलिए, उसको अच्छे से पढ़े, देखिए कि क्या क्या पॉइंट इसमें न्यूज़ के क्वेश्चन का बन सकता है, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ में इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, आपको इंटरव्यू में भी इस पर पूछा जा सकता है डिजिटल इकोनॉमी पे। ठीक है, क्योंकि बहुत चर्चा में है, जो कहा था जो बहुत चर्चा में हो उससे चर्चा में आने की संभावना होती है क्वेश्चन पेपर में। इस समय देश की अर्थव्यवस्था में डिजिटल इकोनॉमी का योगदान मात्र कितना है, केवल 4% है। तो देखिए हमारे पड़ोसी देश चाइना में जो है, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था में डिजिटल इकोनॉमी की करीब 40%, भारत की जितना डिजिटल इकोनॉमी का योगदान है उसका कितना है, 10 गुना ज़्यादा कहाँ है, चाइना में है। ठीक है, चाइना की है। अब क्या है, वर्ष 2029 तक भारतीय अर्थव्यवस्था जो है जापान को पछाड़कर, जापान को पीछे करके भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अब वर्तमान में चलिए, तो अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो वर्तमान में क्या स्थिति है भारत की, तो वर्तमान में भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5th पोजीशन है वर्ल्ड इकोनॉमी में। चलिए, और अभी कितना, जब कहा जा रहा है कि 7 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा 2029 में, तो अभी कितना है, अभी भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार जो है कितना है, 3.3 ट्रिलियन डॉलर। तो इस सभी पॉइंट्स आप लोग एक नोटबुक में आप एक सिनॉप्सिस बनाते रहेंगे, या इसी का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, या आपके पीटी मेंस इंटरव्यू सभी में इस तरह के काम है। निबंध लिखने में डिजिटल इकोनॉमी पर निबंध लिखना आएगा आपको, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप जीएस का सिलेबस उसमें काम आएगा। इसमें आपसे इंटरव्यू में भी इससे आपसे पूछा जा सकता है डिजिटल इकोनॉमी पे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। पड़ोसी देश भूटान से संबंधित है। ये भारत सरकार द्वारा भूटान में एक योजना की शुरुआत की गई है, एक परियोजना किसकी शुरुआत की गई है, उसका नाम क्या है, या पीटी में इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। ग्याल सुंग इसका नाम है, ग्याल सुंग इंफ्रा परियोजना, ग्याल सुंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जो है ये किस देश में चलाया जा रहा है, किस देश के द्वारा चलाया जा रहा है, तो भूटान में चलाया जा रहा है। किस देश के द्वारा, अपने भारत के द्वारा।
ठीक है, यहाँ से एक इसे याद कर ले। ग्याल सुंग परियोजना इंफ्रा परियोजना है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है ये, और किस भी खर्च कितना होगा 200 करोड़। ठीक है, भूटान के दीर्घकालिक विकास के लिए, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए प्रतिबद्ध भारत सरकार ग्याल सुंग इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए 200 करोड़ की सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, इसमें 100 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता पहले किस्त में दे दी गई, भेंट कर दी गई है। चलिए, आपको यहाँ से पूछेगा क्या है, ग्याल सुंग परियोजना किस देश में चलाई जा रही है। ठीक है, जो भारत सरकार इस पर 200 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है और अपने पड़ोसी देश है। ठीक है, और भारत की अभी विदेश नीति में क्या है, लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक एक्ट पॉलिसी। पहले था लुक ईस्ट पॉलिसी, पूरब की तरफ देखो, अब आगे है लुक एक्ट पॉलिसी। ठीक है, और लुक एक्ट पॉलिसी में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं है, उसके साथ साथ जो भी सीमाएं लगती है सभी सारे देश, भूटान है, म्यांमार है, उस देश भी आते हैं लुक एक्ट पॉलिसी में, आईआर से संबंधित ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दक्षिण एशिया। ठीक है, ये भी आपको, ये है आपको जनसत्ता का है, नहीं ये भी आपको दैनिक जागरण का ही है। चलिए यहाँ देखते हैं। चलिए, दक्षिण अफ्रीका को हरा करके, खेल जगत का क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका को हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार जीती। यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे कि मेजबान देश कौन है, ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जीता है, लगातार 6ठी बार जीता है। मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका है, किसको हरा करके, दक्षिण अफ्रीका को, मेजबान देश को हरा करके जीता है। क्या है, महिला T20 विश्व कप है। ठीक है, एक को तो महिला T20 विश्व कप 2023 के विजेता कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जीता है, तो 6ठी बार जीता है। किसको हराकर जीता है, तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। ठीक है, और मेजबान देश कौन है, तो मेजबान देश भी यही है, मेजबान भी यही है, लेकिन मेजबानी भी यही किया, यही टूर्नामेंट हुआ दक्षिण अफ्रीका में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर इतना ही। चलिए, अब देखिए, एक है आपको इस स्थापत्य से है। ठीक है, ऑर्नामेंट से, विश्व की सबसे बड़ी दर्पण इमारत कहाँ है, पूछा जा सकता है आपको छोटे एग्जाम में भी, पीटी में भी, कि विश्व की सबसे बड़ी दर्पण इमारत कहाँ है, तो सऊदी अरब में। कहाँ, सऊदी अरब में है विश्व की सबसे बड़ी दर्पण इमारत है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसलिए बोले कि ये आर्ट एंड कल्चर के जो है आपको जो स्थापत्य कला आता है उससे संबंधित क्वेश्चन है। चलिए, अब आगे है, ये भी है राष्ट्रीय संस्करण, दैनिक जागरण के DJRS, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का पेज नंबर 10 का है। वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए UPI पेमेंट से में बरते सावधानी। इससे क्या है कि आपको डिजिटल इकोनॉमी पे आपको इस पर कुछ लिखना है, तो आप इस तरह के पॉइंट को रख सकते हैं कि क्या क्या इसमें परेशानी होती है। ठीक है, UPI पर क्या है, मजबूत पासवर्ड, स्क्रीन लॉक रखें, UPI ऐप को नियमित अपडेट करें। ठीक है, ज़्यादा पेमेंट ऐप का इस्तेमाल करने से बचें, किसी के साथ पिन साझा न करें। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो इस पर निबंध भी आ सकता है आपको लिखने के लिए। ठीक है, गैर सत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें, तो इस तरह के आप पॉइंट आप उसमें रख सकते हैं। चलिए आगे है, लोगों की जान की सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वर्डिक्ट आता है, कोई भी उसका आदेश आता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के कुछ भी स्टेटमेंट है उसे ध्यान से सुनेंगे। खास करके यहाँ पर राष्ट्रपति की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के लिए हर समय सभी नागरिकों और अन्य लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना उसका परम कर्तव्य है। ऐसा इसलिए आया है कि ये क्या है, आंदोलन से संबंधित, कि आंदोलन होते हैं, रोड पर लोग निकलते हैं, सड़क जाम किया था, रोड जाम किया था, रेलवे ट्रैक जाम किया था, उसमें धन जन माल की क्षति होती है, तो उसके लिए इसने वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का कि लोगों की जान की सुरक्षा, उसकी सामान की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा करना सरकार का परम कर्तव्य है। ठीक है, अब आइए देखें, अब है पेज नंबर, राष्ट्रीय संस्करण का पेज नंबर 4 का। देखिए, अफसरों से बोले नीतीश कुमार हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि पुराना निर्देश मत बोलिए। यहाँ हमको राजनीति नहीं देखनी कि नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अफसर को क्या बोले, यहाँ ये देखना है। ठीक है, यहाँ ये देखना है। ठीक है, देखिए, मुख्य सचिव ने पुलिस वाले को चेताया कि ड्यूटी पर है सावधान, हर आदमी रिपोर्टर है। इसी कार्यक्रम मुख्य सचिव, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनाया कि बिहार के मुख्य सचिव कौन है, तो अमीर सुबहानी। आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अमीर सुबहानी बिहार के मुख्य
सचिव, चीफ सेक्रेटरी है। ठीक है, किसी राज्य में सर्वोच्च एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होता है वो चीफ सेक्रेटरी होता है, मुख्य सचिव होता है। केंद्र में जो होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। याद रखिए, आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह क्वेश्चन बता दिया मैंने। राज्य में सर्वोच्च अधिकारी जो होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है मुख्य सचिव, और केंद्र में क्या होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, कैबिनेट सचिव होता है। ठीक है, यहाँ देखिए तो क्या हो रहा है, इसी कार्यक्रम में मुख्य सचिव ने पुलिस वालों को नसीहत दी कि चेताया कि ध्यान में रखे अब हर व्यक्ति के पास कैमरा है, देखिए इसे ध्यान से सुनेंगे, और अपनी बात रखने के लिए उसके पास इंटरनेट है। हर व्यक्ति क्या है, रिपोर्टर है, ड्यूटी पर तैनात चेताया गया है। तो इस तरह का पॉइंट आप जो है ना, जब निबंध आएगा लिखने के लिए, क्योंकि बीपीएससी में इस पर क्या आएगा, 12 निबंध आएगा, इसमें 3 निबंध आपको लिखना है। कई तरह के निबंध आएगा, डिजिटल इकोनॉमी पर आएगा, आपको सोशल मीडिया पर आपको निबंध आ सकता है। तो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट आप वहाँ रख सकते हैं, और यही छोटा छोटा पॉइंट आप रख करके आप अधिक नंबर उठा करके रिजल्ट अपना सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगेगा ये सब बकवास है, तो यही छोटा छोटा पॉइंट वहाँ रखना होता है आपको आंसर राइटिंग में। ठीक है, अब क्या है, हर आदमी रिपोर्टर है, हर आदमी के पास कैमरा है, कि पुलिस अधिकारी अब संभल के रहे, चेत के रहे। ठीक है, उसके पास बात रखने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर हो सकता है आपको लिखने आ जाए निबंध, तो इस तरह का पॉइंट आप वहाँ रख सकते हैं। क्या है, सोशल मीडिया क्या हो गया, आम आदमी का क्या हो गया, एक प्लेटफॉर्म हो गया अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को व्यक्त करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, कोई भी जाकर के अपनी बात रख सकता है, लिख सकता है, साझा कर सकता है। जैसे फेसबुक, ट्विटर हो गया, बहुत तो इस तरह इंस्टाग्राम हो गया, तो वहाँ जाकर रखते थे। यही इसने चेताया था। यहाँ मैंने मेरे बताने का उद्देश्य यहाँ नीतीश कुमार के बारे में नहीं और शोभा रानी के बारे में नहीं, बताने के बारे में ये था उद्देश्य कि आपका आंसर राइटिंग में यहाँ से काम आ सकता है, निबंध आ सकता है। 12 निबंध आएगा, इसमें 3 निबंध लिखना होगा, और 3 तरह का निबंध आएगा। तो वहाँ हो सकता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सोशल मीडिया पर निबंध आ जाए, तो वहाँ इस तरह का पॉइंट आप रख सकते हैं वहाँ। ठीक है, और 2 क्वेश्चन यहाँ मैंने बताया कि राज्य में सर्वोच्च जो है प्रशासनिक अधिकारी जो होता है वो होता है मुख्य सचिव, क्या मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी उसके इंग्लिश में बोलते हैं, और केंद्र में जो होता है जो कहते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वहाँ। ठीक है, तो बिहार में मुख्य सचिव कौन है, अमीर सुहबानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सब नहीं देखना, जब आप एग्जाम के लिए पेपर पढ़ते हैं तो ये सब नहीं देखना है कि अमित शाह के बयान पर जदयू का पलटवार या जदयू के बयान पर अमित शाह का पलटवार, इस सब पर ध्यान नहीं देना। सिर्फ आप देखें कि कौन सा कंटेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, व्यू है, उसे ही देखें। राजनीति वाला जितने भी आते हैं आर्टिकल उस सबको देखना नहीं है, क्योंकि आपको 1 से 1.5 घंटा में पेपर पढ़ के निकल जाना है। उसमें से जो कंटेंट है एग्जाम के लिए उसे नोट्स बना करके रख लेना है। ये सब फालतू की बातें नहीं पढ़ना है आप लोगों को। चलिए अब आगे देखें क्या है। देखिए, मेघालय और नागालैंड में मतदान। देखिए यहाँ तो मतदान है, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हाल ही में कहाँ कहाँ मतदान हुआ। तो एक तो मेघालय में मतदान हुआ और दूसरा नागालैंड में मतदान होगा। और दोनों विधानसभा की सीटें पूछ सकता है, दोनों राज्यों में कितने कितने विधानसभा है। देखिए कुल 60 है, 60 में से कितना दोनों राज्य में 60 सीटें हैं विधानसभा में, लेकिन दोनों जगह जो चुनाव हुआ 59 पे। चलिए यहाँ मैं बतला रहा हूँ। ठीक है, दोनों जगह 60 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन दोनों जगह चुनाव का कितना हुआ, एक कम 59। तो यही एग्जाम में आपको फंसाया जा सकता है कि वहाँ विधानसभा की सीटें कितनी हैं। दोनों राज्यों में 60 है, नागालैंड में, मेघालय में भी। चुनाव कितने सीट पर हुआ, तो 59 पे है। ठीक है, एक उम्मीदवार जो है वो चुनाव के दौरान ही मर गया। नियम है कि नॉमिनेशन जब हो जाता है, नॉमिनेशन हो जाने के बाद कोई उम्मीदवार की अगर मृत्यु हो जाती है किसी भी तरह, तो उस पर चुनाव नहीं होते, उस पर बाद में चुनाव होते हैं, उसके लिए बाद में अधिसूचना जारी होती है। और एक उम्मीदवार जो है वो निर्विरोध रूप से जीत गया, तो पहले उस पर चुनाव ही नहीं हुआ, उस पर कोई नॉमिनेशन ही नहीं डाला उसके अलावा, तो उसे निर्विरोध घोषित कर दिया गया, तो उस पर इलेक्शन नहीं हुआ। तो दोनों जगह 59। चलिए एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ से आपको यूपीएससी पीटी में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 2022 का न्यूज़ है ये। क्या है, 2022 का न्यूज़ है ये। आपको यूपीपीसी जो मई में होने जा रहा है, और 2022 का न्यूज़ क्या है, देखिए यहाँ इसका नाम है क्या है, मेघालय विधानसभा क्षेत्र चुनाव होने जा रहा था। देखिए फोटो छपा है, तो इसका कुछ मतलब है, फोटो छपा, और इसी को यूपीएससी पकड़ता है। आप जिसका ध्यान कहीं नहीं जाता उसका वहाँ ध्यान जाता है, यूपीएससी का जाता है। ठीक है, ये क्या मतदान कर भी क्या है, लिविंग रूट ब्रिज का नाम है।
लिविंग रूट ब्रिज। क्या नाम है इसका? लिविंग रूट ब्रिज। चर्चा में इसलिए आया है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल करने की इसको अधिसूचित कर लिया गया है। यूनेस्को ठीक है, यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में इसे शामिल करने की बात हो रही है और अस्थायी रूप से इसे शामिल भी कर लिया गया है। लिविंग रूट ब्रिज, ठीक है, ये क्या होता है? पेड़ की जो शाखाएं होती है उसको आर पार, मतलब कि धारा के आर पार, नदी के आर पार ला दिया जाता है, जिससे उसको एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है। वहाँ देखिए लोग आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये कहाँ है? कहा जाएगा कि लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है? तो मेघालय में है, मेघालय में, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, धैर्य रखेंगे, ठीक है, बहुत काम आएगा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और यूपीएससी तो ये इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन यहाँ डाल सकता है कि इसका नाम क्या है? इसका नाम है फिकस इलास्टिक। क्या नाम है? फिकस इलास्टिक, ठीक है, फिकस, ठीक है, फिकस इलास्टिक इसका नाम है, इलास्टिक, ठीक है, फिकस इलास्टिक इस पेड़ का नाम होता है। इसकी जो जड़ें होती है, उसकी जो टहनियाँ होती है, उसको ला करके इसको इस नदी के आर पार लाकर उसको लगा दिया जाता है, जिससे एक पुल का काम करता है, ठीक है। ये पर्यटन का क्या केंद्र भी बन गया है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन का आकर्षण भी बन गया है। इसे ये क्या होता है? इसका गुण है, 3 गुण है इसका। लोचदार होता है, जड़ से आसानी रूप से जुड़ जाती है, इसकी जड़ आसानी रूप से जुड़ जाती है, इसलिए इससे पुल बनाया जाता है। पौधे जो है खुरदुरी और पथरीली मिट्टी में उगते हैं, ठीक है, मेघालय में उगाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या है? ये पेड़ का नाम है फिकस इलास्टिक। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में से शामिल किया गया है अस्थायी रूप से, ठीक है, इसलिए चर्चा में रहा। और यूपीएससी के लिए VVI है, किसके लिए? IAS प्री के लिए ये क्या है? प्रीलिम्स के लिए ये VVI है, ये VVI है, देख लेंगे आप, ठीक है, ये VVI है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आया है, ये भी राष्ट्रीय संस्करण का है, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का पेज नंबर 10 है। खालिस्तान समर्थकों को मिल रहा पाक और अन्य देशों से पैसा। ये कोई और नहीं जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत सिंह मान, वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ डालने का मतलब था, उद्देश्य था, ये क्या है? ये आंतरिक सुरक्षा के लिए आपको क्वेश्चन में आने की संभावना हो सकती है। ये आप ISPD में क्या है? एक आंतरिक सुरक्षा जो है सिलेबस में है, क्या है? आंतरिक इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो वहाँ आप इसके कुछ पॉइंट दे सकते हैं। इसमें कई सारे आर्टिकल आ रहे हैं, ठीक है। पंजाब में वर्षों बाद फिर से स्थिति गड़बड़ हुई है, तो आंतरिक सुरक्षा भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। और आंतरिक सुरक्षा जो है ना, यूपीएससी में सिलेबस है, उस पर क्वेश्चन आते हैं मेंस राइटिंग में, ठीक है, वहाँ से इसे आप डालिएगा इस तरह के। चलिए अब यहाँ क्या है आगे? ये भी दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का पेज नंबर 3 है। क्या है? भारतीयों के लिए वीजा प्रक्रिया सरल करेगा जर्मनी, ठीक है। जर्मनी करेगा, तो जर्मनी के कौन बोला? देखिए, जर्मनी के चांसलर जो है, वहाँ जो शासनाध्यक्ष होते हैं वो चांसलर होते हैं। जर्मनी के चांसलर क्या है? ओलाफ शुल्ज, यही भारत यात्रा पर है। क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाल ही में किस देश के शासनाध्यक्ष ने भारत की यात्रा की? तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्ज भारत की यात्रा क्या है? ये वीजा प्रक्रिया में वो सरलता लाएंगे, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का पेज नंबर 3 है। ये अब क्या है? ब्रिटेन, देखिए ये क्या है? ब्रिटेन में सैन्य अभ्यास कोबरा होने जा रहा है, कोबरा वॉरियर, ठीक है, कोबरा वॉरियर होने जा रहा ब्रिटेन में। आपको क्वेश्चन पीटी में आएगा कि हाल ही में सैन्य अभ्यास कोबरा वॉरियर कहाँ हुआ, संपन्न हुआ, हाँ, या कोबरा वॉरियर में कौन कौन से देश ने शामिल लिया, तो कहाँ हुआ? पहले ये ब्रिटेन में होने जा रहा, और शामिल भारत भी हुआ, ठीक है। कब से? 6 से 24 मार्च तक, ठीक है। चलिए इसमें है वायुसेना के साथ फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, सिंगापुर की वायुसेना इसमें भाग लेगी। इस तरह का आप देख लें कौन कौन से देश इसमें भाग लेंगे। चलिए, क्या IOC सभी रिफाइनरी में लगाएगा क्या? हरित हाइड्रोजन संयंत्र लगाएगा IOC। इंडियन ऑयल
कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और एक चीज़ और जान ले कि ये क्या है, महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है। कौन सी कंपनी है, महारत्न कंपनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यही है, यही आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है आईओसी वर्ष 2040 तक, देखिए यहाँ देखिए, वर्ष 2040 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर, यहाँ होगा शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करेगा, मतलब कार्बन उत्सर्जन शून्य हो जाएगा। भारत सरकार का लक्ष्य है 2047 तक का। कब का, 2047 तक का। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लक्ष्य रखा है 2046 का। ठीक है, तो भारत सरकार का लक्ष्य है 2047 तक कार्बन शून्य का लक्ष्य रखा है। ठीक है, 2 लाख करोड़ रुपये की हरित बदलाव योजना लागू करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी के पेट्रोल, देखिए इसके तहत क्या क्या होगा, कंपनी के पेट्रोल पंप, जितने आईओसी के जितने पेट्रोल पंप है इस कंपनी के पेट्रोल पंपों को ऊर्जा आउटलेट में बदलने की भी तैयारी चल रही है। वहाँ पारंपरिक ईंधन के अलावा ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित किया जाएगा और बैटरी की अदला बदली भी होगी वहाँ। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या, पीपीपी मॉडल में सेवा के तौर पर आएंगे ड्रोन के आपको कई इस्तेमाल हो रहे हैं हथियार पहुंचाने के लिए भी। आप देखे होंगे कि अगर किसी को कोई पार्ट जो है डोनेट किया आता है, ट्रांसप्लांट करना होता है, तो उसके लिए क्या होता था, सड़क मार्ग से जाना जाता था, मतलब लेकर जाना होता था। फिर उस पर ग्रीन सिग्नल बनाया जाता था कि उस रोड पे कोई भी गाड़ी, दूसरी गाड़ी न आ रही हो न जा रही हो, तो भी उसमें समय अधिक लग जाता था, जिसके कारण ज़्यादा सफल नहीं हो पाता था। एक गोल्डन टाइम होता है किसी एक्सीडेंट के समय, या आपका कोई ट्रांसप्लांट हो रहा है, कोई सामान कोई डोनेट किया है, कोई पार्ट बॉडी का, तो उसमें समय लगता है। तो इस तरह का इसमें आ रहा पीपी मॉडल पर इसका यूज होगा। आपको मेंस राइटिंग, आपको निबंध राइटिंग में भी आ सकता है इस तरह का साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, तो वहाँ पर आप इसका यूज डाल सकते हैं। जैसे रोबोट का बहुत सारा यूज है, हॉस्पिटल में भी यूज है। आपको सीवरेज की खुदाई में साफ करने में भी आप इसका रोबोट का यूज होने लगा है, मेडिकल में रोबोट का यूज होने लगा है। तो ये सब पॉइंट आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित जो निबंध आएंगे वहाँ आपको ये पॉइंट डालिएगा तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। चलिए अब क्या है आगे, 300 अरब डॉलर से अधिक रहेगा सेवा निर्यात। ठीक है, सर्विस एक्सपोर्ट जो है कितना रहेगा, 300 अरब डॉलर से अधिक रहेगा। चलिए भारत वर्ष 2030 तक 1000 अरब डॉलर का सेवा निर्यात का लक्ष्य हासिल कर सकता है। चलिए ये आपको इकोनॉमिक्स पॉइंट व्यू से जो भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आप डाल सकते हैं। आगे है, आतंकवाद को पनाह देना छोड़ भारत से सीख ले पाकिस्तान। हैं, तो आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आएगा, ये श्रीलंका के जो हुआ था उसमें डिस्टर्बेंस हुआ था कि पड़ोसी देश है, तो आईआर का ज़्यादा क्वेश्चन पड़ोसी देश से ही आता है एग्जाम्स में। तो वहाँ अगर ये क्वेश्चन आएगा आईआर से संबंधित, पाकिस्तान में जो भी डिस्टर्बेंस चल रहा है, जो भी स्थिति है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो बहुत सारे सभी ने अपनी अपनी राय दिया है। कोई सेना को जिम्मेदार मान रहा है, कोई वहाँ के राजनेताओं को, वहाँ की राजनीति को, वहाँ के भारत विरोध राजनीति को जिम्मेदार मान रहा है, या आतंकवाद समर्थित राजनीति को जिम्मेदार मान रहा है। तो कई तरह की बातें हो रही है, लेकिन सबसे मेन पॉइंट है इनका नाम है पुष्पेंद्र पंत सर है। ठीक है, ये जेएनयू में क्या है, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर रहे हैं, जेएनयू का भी रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, इन्होंने हम लोग का क्लास भी लिया था कोचिंग में। पुष्पेश पंत सर, इन्होंने लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, इन्होंने लिखा है कि फौज में भ्रष्टाचार व अधिक, ये इंटरनेशनल रिलेशन के बहुत बड़े ये स्कॉलर हुए हैं। ठीक है, पुष्पेंद्र पंत सर जेएनयू के क्या है, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू के फाउंडर रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल स्टडीज़ के। ठीक है, ये क्या है, फौज में भ्रष्टाचार और अधिक खर्च से आर्थिक संकट में फंसा पाकिस्तान। इन्होंने कहा है, क्या कहा, सबसे बड़ा कारण फौज में व्याप्त भ्रष्टाचार जिसने आर्थिक विकास, ठीक है, देखिए क्या है,
क्या कहा कि पाकिस्तान में आर्थिक संकट का सबसे बड़ा कारण फौज में व्याप्त भ्रष्टाचार है, जिसने आर्थिक विकास को कुंठित किया है, आर्थिक विकास को धीमा कर दिया है। शीत युद्ध, और देखिए आपने शीत युद्ध के बारे में पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, या वर्ल्ड हिस्ट्री में इधर नहीं पढ़ा होगा तो 10th की हिस्ट्री में भी दिया गया है इसमें शीत युद्ध के बारे में। ठीक है, शीत युद्ध क्या होता है कि बेगर बताए बेगर दिखाए, ठीक है, युद्ध की तैयारी करना, उसके लिए हथियार बनाना, हथियारों का निर्माण करना, वो कहलाता है शीत युद्ध। ठीक है, शीत युद्ध जब अमेरिका और रसिया में जब चल रहा था, विवाद चल रहा था, टेंशन चल रहा था, तो उसमें शीत युद्ध का काल था वो। ठीक है, दोनों बेगर बताए अपने हथियारों का निर्माण कर रहा था, युद्ध की तैयारी कर रहा था। क्या शीत युद्ध के आरंभ से ही अमेरिका ने फौज को परजीवी बना दिया। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप और बाद में तालिबान की खूंखार कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादियों को शरण देने की नीति ने अमेरिका को मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान की सैनिक अड्डों का पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए आर्थिक सहायता की रिश्वत देता रहा है। सही बात है। वहीं पाकिस्तान की खुदगर्ज नेता चीन के उधार के बोझ में राष्ट्रहित को कुर्बान करते चले गए हैं। मतलब फ्री की राजनीति करना, रेवड़िया बांटना, ये भी इनका एक कहना है। ठीक है, कर्ज लेकर के फ्री बांटना है। ठीक है, और चीन की चाल ही है कर्ज देना, कर्ज के बोझ तले दब जाता है तो फिर उसे उसके साथ सौदा करना। इससे श्रीलंका का किया गया, हम्बन टोटा द्वीप जो श्रीलंका का, उस पर उसने अधिकार जमा लिया है। ठीक है, उससे उसने लीज पर, जबरदस्ती लीज पर ले लिया है कर्ज के बदले। तो चाइना की पॉलिसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज इतना ही है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आप वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और साथ में क्या है कि आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक इसको पहुँचाएँ। और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। चलिए, तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।